बात कर रहे हैं पांचवें चरण के रण के बारे में, जहां लगातार 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कई जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, किस तरीके से अपनी जीत का दम भर रहे हैं उनसे ही जानते हैं। अब सीधा रूबरू करा देती हूं आपको। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र सोनी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ मनीष शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप हमारे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं। क्या अपडेट है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया चल रही है? शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है मतदान? उन्नत छिटपुट जगहों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हालांकि मोहनगंज क्षेत्र में, मोहनलालगंज क्षेत्र में कुछ जगहों पे ईवीएम खराबी की बात सामने आई थी, जिसे बदल दिया गया था। अभी तक जो जानकारी मिली है, पूर्णतः शांतिपूर्ण माहौल में कहीं भी कोई हिंसा देखने को नहीं मिली और मतदान हो रहा है। सारे जो भी मतदाता हैं जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और चूंकि लखनऊ और मेठी, रायबरेली और मोहनलालगंज, इन 4 सीटों पे भी चुनाव है, जहां पे सबकी निगाहें लगे हुए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मोहनलालगंज की हम बात कर लें तो वहां से कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की बात कर लें तो कांग्रेस की अहम सीट रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहीं अमेठी की बात कर लें तो अमेठी से स्मृति ईरानी, किशोरीलाल शर्मा, दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ताल ठोके हुए हैं। हालांकि चुनावों में कौन जीत दर्ज करेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 14 सीटों की बात कर लें तो 2019 में इन 14 में से 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट रायबरेली कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि इस बार सपा और कांग्रेस तरीके से मतदान चल रहा है, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रायबरेली में इस बार दिनेश प्रताप सिंह जो है राहुल गांधी को मात दे देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? किन आधार पर इतने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं आप लोग? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने विकास कार्य किए हैं, लोगों को शिक्षा के नए आयाम दिए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, महिलाओं को जो उज्ज्वला गैस सम्मानित भी की है, इसी तरह से हमने हर घर में नल से जल की व्यवस्था कराई है। और जिस तरह से हमने वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कराई है, जिला स्तर पर वहाँ स्कूल कॉलेज हमने बनवाए हैं और रोडों पर जो जाल बिछाया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक सराहनीय कदम है। जिस उत्तर प्रदेश में एक जगह से गंतव्य जाने के लिए 2 घंटे का सफर 12-12 घंटे में करते थे, आज वो 2 में भी नहीं, हम 1.5 में कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने विकास किए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हमने लॉ एंड ऑर्डर दिया है वो आज सराहनीय है। आज पूरा देश नहीं, देश भारत से बाहर के भी लोग कहते हैं कि योगी जैसा शासक हमें भी मिल जाए तो हमारा भी देश सुधर जाएगा। हमारे देश में तो प्रांत दूसरे प्रांतों के कहते ही है, मगर विदेश में भी ये चीजें कही जाती हैं। अभी आपने सुना होगा, एक बार फ्रांस में इसी तरह का दंगा हुआ था, तो वहां डिमांड की गई थी कि योगी जी को ले आओ तो ये दंगाई पता नहीं चले कहाँ जाएंगे। तो इस तरह की जो हमने जो कार्य किए हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी जी की, उसने जो कहा था वो करके दिखाया है। तो इस जनता इसको देख रही है और इसी को देखते हुए वोट करेगी। अब रही बात, पिछली बार हमने 14 में से 13 सीटें ली थी, अब की बार हम रायबरेली भी लेने जा रहे हैं, इसको भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि रायबरेली के लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस का कोई मॉरल नहीं है, कब सीट छोड़ के भाग जाएंगे इनका कोई पता नहीं चलेगा। अगर किसी का गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी पे भी गारंटी है। अगर उन्होंने कहा कि ये गारंटी है तो पूरा करने की गारंटी है। तो इसलिए अब की रायबरेली की जनता भी मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट भी आएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो हमने टारगेट बनाया है, 80 की 80 सीटों पे हम विजयी हासिल करेंगे। और वो बातों पे नहीं, जो हमने वहाँ विकास कार्य किए हैं, अपनी बहनों को, महिलाओं को जो वहाँ सुरक्षा दी है, उनका जो सम्मान किया है, इसलिए हम आज पूरी 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और ठीक है भदौरिया जी, लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से
राजेश सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेश जी, तो भदौरिया जी की बातों पर तो आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे ही, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है उसको लेकर भी आपका एक रिएक्शन। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि जो अंतरकला की तस्वीरें आ रही हैं मतदान के दिन, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है, ये संकेत दे रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है वेस्ट बंगाल कांग्रेस में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, मैं उस बात को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास काम करवाए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने काम के नाम पर सिर्फ सपने दिखाए हैं और ये अच्छे प्रशासन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ्रांस में दंगे हुए तो वहां पर लोग कह रहे थे योगी जी को भेज दो। अरे भाई साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? जमाना आज साइबर स्टेज है। आज छोटे से छोटा बच्चा है ना, वो भी इस बात को समझता है कि आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, कहाँ की बात बता रहे हो आप। ऐसे ही फ्रांस में दंगे हुए, वहां योगी को बुला लो, ठीक है, और कहीं मोदी जी है वो वार रुकवा देते हैं। मणिपुर के दंगे तो आपसे रुक नहीं पाए आज तक, और विकास के नाम पे आप वोट मांगते हो। कहीं भी दिखा दो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में एक लाइन आप मुझे बता दो कि आपने कहीं भी 10 साल का जो आपका विकास काम है उसके नाम पे आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया हो। आपने कहां गए आपके वादे? काम के नाम लेकिन पर राजेंद्र सोनी जी, आप लोग ये बात कर रहे हैं, देखिए अमेठी आप लोग के पास था, पारंपरिक सीट थी आप लोग की, अब एक ही किला बचा है। अमेठी था तो अमेठी में कितना काम हुआ, अमेठी कितनी बार आप लोग गए, ये प्रश्न चिन्ह लगातार भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देती है कि आप लोग कितना जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उन पर। देखिए, सवाल ये नहीं है, आप भी गुमराह कर रहे हो। अमेठी है, अमेठी के अंदर अगर एक बार अगर हार का सामना करना पड़ गया तो फिर क्या हो गया? चुनाव के अंदर दो ही चीजें होती है, हार या जीत, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। और जिस मोदी का नाम ये ले रहे हैं हर जगह, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या होती है मोदी की गारंटी? अरे ये सरकार है, सरकार की गारंटी आप कह सकते हो, मोदी की गारंटी अकेला मोदी हो गया, ये बात गलत है। मैं अमेठी से 950 किलोमीटर दूर रहता हूँ, राजस्थान के एक कोने में। मैं खुद अमेठी अपने जीवन के अंदर 106 बार गया हूँ। आप बताइए, ठीक है, आप बताओ। तो सर आपको तो मौका देना चाहिए, क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी मौका? मुझे मौका दिया है ना, जो वो काम करता हुआ नेता है, यही तो मेरा सवाल था सर। आपने खुद ही इसको कहीं ना कहीं आप निर्णायक भूमिका में ले आए जवाब के जरिए कि जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को अहमियत ना देते हुए ये क्या हेरिडिटरी चला जा रहा है? कोई हेरिडिटरी नहीं है। आज मैं एक साधारण गांव का रहने वाला बंदा हूँ और आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मौका नहीं दिया? मुझे मौका दिया है। मुझे अपने नेताओं पर, चलिए, यानी आप इतने से संतोष कर रहे हैं, ठीक है राजेंद्र। जहाँ पर आपने वेस्ट बंगाल की बात करी, वेस्ट बंगाल के अंदर हर एक चीज बिल्कुल संतुलित है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। सर आप कह रहे हैं संतोषजनक, एक तरफ राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि वो भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी में अलग अलग राज्यों में अंतरकला की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अभी सुबह भी अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो तनातनी की तस्वीरें आई हैं वो सबने देखी हैं, पूरे देश ने देखी हैं। तो फिर इससे अंतरकला होगी क्या? किसी बात पे सहमति और असहमति जताना, ये तो लोकतंत्र का परिचय है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं। सर शायद वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए थी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जानी चाहिए थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर स्याही पोती गई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इतनी ज्यादा नाराजगी देखी गई है। सहमति और असहमति जता सकते हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र की बात है। कांग्रेस पार्टी एक महान पार्टी है, यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। राजेंद्र सोनी भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात कह सकता है, असहमति जता सकता है, और अधीर रंजन चौधरी भी जता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप संतोषजनक बात कह रहे हैं तो चलिए मान लेती हूँ मैं भी। ठीक है, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मनीष जी, देखिए क्या स्थिति आपको बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही है, किसकी तरफ से? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटें तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन इस बार वो कह रही है कि हम 1+ कर देंगे, यानी कि 14 सीटों पर इस बार ये जो 5वां चरण हो रहा है इस पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या है ये राह इतनी आसान नजर आती है? क्योंकि कैसरगंज सीट है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 बार से सांसद रहे हैं, तो क्या ये तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या 5वें चरण की हम पूरी 49 सीटों को ले लें,
तो सारी मतलब मोस्टली हाई प्रोफाइल सीटें हैं। चाहे आप मुंबई में ले ले, उत्तर मुंबई, दक्षिण मुंबई, नॉर्थ मुंबई, और उसके बाद में आप केसरगंज की ले ले, आप सारण बिहार में ले ले, पश्चिम बंगाल में ले ले। लगातार आप अगर रायबरेली और अमेठी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ दिनों पहले तक एक कुहासा था और वहां पर लग रहा था कि भाजपा जो दोनों सीटें हैं वो क्लीन स्वीप कर रही है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद में एक दो ठीक है मनीष सर, सुनेंगे आपको। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 5वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में बिहार में 1 बजे तक 34.62% मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 34.79% मतदान होता हुआ। झारखंड में 41.89% मतदान हो चुका है। लद्दाख में 1 बजे तक 52.02% मतदान होता हुआ। महाराष्ट्र में 1 बजे तक 27.78% मतदान। ओडिशा में 35.31% मतदान। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज कुछ उत्साहित कर देने वाला है, 39.41% हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी 48% से कुछ ज्यादा मतदान हो चुका है। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक का हम आपको दिखा रहे हैं। 1 बजे तक की क्या कुछ तस्वीरें राज्यों में देखने को मिली वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीटों पर मतदान जारी है। अमेठी में 38.21% मतदान हुआ है। 1 बजे तक बांदा में 40.20% मतदान हुआ है। इसी के साथ बाराबंकी में 44.77% मतदान हुआ है। साथ ही साथ फैजाबाद का जिक्र करें तो 40.77% मतदान। 1 बजे तक फतेहपुर में 39.85% मतदान हुआ है। तो गोंडा में 36.67% मतदान हुआ है 1 बजे तक। तो हमीरपुर में 1 बजे तक 40.71% मतदान हुआ है। इसी के साथ लगातार जो तमाम ये 14 जिले हैं, जहां 14 जो सीटें हैं, जालौन की बात करें तो 39.50% मतदान हुआ है। झांसी में 43.61% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में 36.25% मतदान हुआ है। तो लखनऊ में 33.50% मतदान हुआ है। तो मोहनलालगंज में 41.43% मतदान। 1 बजे तक का ये आंकड़ा। रायबरेली में 39.69% मतदान। यूपी में 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो 1 बजे तक तमाम राज्यों के तमाम सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी अपनी बात पूरा करें और ये भी बताएं कि तीनों ही जो स्विंग स्टेट्स हैं लाइक बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, इसके जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो क्या आपको ये बता पा रहे हैं कि जो सत्ता का झूला है वो जनता ठीक से झुला पा रही है? बिल्कुल, आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो अभी तक 1 बजे तक का जो आया है एक मतदान प्रतिशत, इतनी भीषण गर्मी है और उसके बावजूद अगर नियर अबाउट 40% अभी 1 बजे जा रहा है तो बहुत ही सकारात्मक इसको मानना चाहिए और निश्चित रूप से ये 60% से ऊपर चला जाएगा। जो पिछली बार से भले ही मतलब थोड़ा इधर उधर भले ही होगा, लेकिन यह है कि मतदान प्रतिशत कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। जनता बहुत ही सकारात्मक रूप से वोट कर रही है, हमें समझ में आ रहा है। आप रायबरेली में देखिए 40% के करीब मतदान हुआ है, तो लखनऊ में भी 35% के करीब हो गया है। इसका मतलब हाई प्रोफाइल सीटों पर जनता जो है रुचि अपनी दिखा रही है। वहां पर आपने देखा होगा रायबरेली में कि सोनिया गांधी ने भी अपील की कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ। प्रियंका गांधी लगातार अमेठी और रायबरेली में प्रचार कर रही है। राहुल गांधी आज भी वहां है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो भाजपा कहती है कि गांधी परिवार, तो गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की दोनों सीटें हैं और यहाँ पर आपका जो भी परिणाम होगा वो निश्चित रूप से भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। यहाँ पर अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं तो उसके बाद में क्या वो राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे या वायनाड चले जाएंगे या प्रियंका यहाँ पर आएंगी, ये सारी चीजें भविष्य की हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो गांधी परिवार का गढ़ है उसको बचाने के लिए पूरी उन्होंने ताकत झोंकी है। और यहाँ पर भाजपा ने भी, आप देखिए अंत समय में मनोज पांडे को वो जो है भाजपा में शामिल कराया। वहां पर मनोज पांडे जो है ब्राह्मण वोटों में खासा उनका प्रभाव एक नजर आता है। तो निश्चित रूप से भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है। कैसरगंज में भी वही हाल है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सीट हमसे छीनी नहीं गई है, बल्कि ये जो है हमारे बेटे को दी गई है। तो ये उत्तराधिकार का एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो ये सारी जो एक हाई प्रोफाइल सीटें हैं सबकी पूरी जनता पर नजर है। चाहे सारण हो, सारण में आप देख लीजिए कि जो एक तरफ राजू प्रताप रूडी है तो दूसरी तरफ वो जो लालू प्रसाद जी की बेटी है रोहिणी आचार्य, वो बोलती है कि मैं बाहरी नहीं हूँ, सिंगापुर से नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। तो लोगों से भावनात्मक रूप से जो एक अपने अपने मतदाता को जोड़ने की बात है वो नेता यहाँ पर कर रहे हैं।
और ये मुकाबला बिल्कुल करीबी नजर आ रहा है। आपको 4 जून को हो सकता है कहीं पर परिणाम जो चौंकाने वाले भी नजर आए। बिल्कुल, देखिए उन्हीं नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। ये जो धुंधली तस्वीर है वो कब तक साफ होती है और किस तरीके से साफ होती है, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए राजेंद्र जी ने कहा है कि जो तमाम आप लोग वादे करते हैं, मोदी की गारंटी करते हैं, क्या आप लोग मोनोपोली कर रहे हैं? क्या सीधा सीधा आप लोग पर तानाशाही का आरोप लगता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये चुनाव के समीकरण बदल रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से दल बदल के सिलसिले के साथ, क्या आप लोग मजबूती समझ पा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में भारत का क्या हाल था वो दुनिया ने देखा है कि कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा जिला नहीं था जहां बम विस्फोट ना होते हों। और कांग्रेस कहा करती थी ये तो आतंकवाद सीमा पार का है, और सीमा पार को ये बार बार लिख लिख के डोजियर भेजा करते थे, और वो जो है ना वो डोजियर इनके उठा के रत्ती की टोकरी में डाल दिया करता था। और 2014 से पहले आप देखो, मैं एक सैनिक हूँ, आर्मी में भी रहा हूँ, मैंने कश्मीर की वो स्थिति देखी है कि वहां से लाल चौक पे सैनिक निकलने में बड़ा सोच विचार करता था। सैनिक वहां जब निकलता था, सैनिक की गाड़ी तब निकलती थी जब पूरा प्रोटेक्शन साथ में होता था। और आज 2014 के बाद लाल चौक पे पर्यटन बड़े आराम से घूम रहे हैं। तो ये और हमारे समय में परिवर्तन आया है। आज कश्मीर शांत है। कितने माओ के लाल वहां शहीद हो गए, कांग्रेस की इनकी अपनी सोच की वजह से आज वहां शांति है। तो कांग्रेस ने किया क्या है कि देश को जाति, धर्म, मजहब, पंथ में बांट बांट के अपना वोट हासिल करने के लिए एक जात को जो है ना विशेष इन्होंने दर्जा देने की हरदम कोशिश की है। आप लोग मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने बांटा है। बांटने की राजनीति तो असल मायनों में आप लोग कर रहे हैं। में इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जगह जगह बम धमाके होते थे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आपके कार्यकाल के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें आज तक आप उसकी जांच नहीं करवा पाए। देश ने कितने बेशकीमती जवानों को खोया वहां पर। कितनी हमारे जवानों की विधवाएं आज विलाप कर रही है, और आप बात कर रहे हो। कांग्रेस ने तो आतंकवाद को खत्म किया है, जिसके अंदर पंजाब सबसे बड़ा उदाहरण है। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। अब उनके लिए कैसे हास्यात्मक बात है ये समझ नहीं आ रहा। सिर्फ एक बात बता दो, एक बात बताओ आप कैप्टन साहब। मोदी जी है वो स्टेज, अभी योगी जी बोल रहे थे जो मुसलमानों के प्रति जहर उगल रहे थे, मोदी जी है वो मुसलमानों के प्रति जहर उगलते हैं। और वहां पर और आप लोग सर, आप लोग जो बहुसंख्यकवाद को जो नजरअंदाज कर देते हैं सर, वो इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, मैं देश को जाति और धर्म के नाम पे कभी बंटने नहीं दूंगा। इससे बड़ा दोगलापन आप लोगों का क्या होगा? जम्मू कश्मीर को आपने जाति धर्म के नाम पे ही बांटा का काम आपने कर रहे हैं। एक करके आपने देश को इस मोड़ पे आप लेके आ गए हैं। देश का इतना बड़ा नुकसान आप लोगों ने कर दिया, और नेशनल टीवी पे आप झूठ बोल रहे हो। आप बताओ ना, पुलवामा अटैक किसने करवाया? पुलवामा अटैक में जो देश का नुकसान राजेंद्र सोनी जी, देखिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। मामला जांच का विषय है और जांच होने दीजिए। अब इस पूरे मामले पर आप लोग पुलवामा बीच में ले आते हैं, चीन चले जाते हैं कि कितनी हमारी जमीन जो है कब्जा कर ली गई है। भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ है उस पर आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ भी है कि नहीं। सेना पर तो विश्वास है ना सर? सर सेना पर तो विश्वास है कि नहीं? हाँ और ना में जवाब दीजिए। काला धन आप वापस क्यों नहीं लेके आए? ठीक है ना, गुजरात मॉडल आपका कहाँ गया? अब आप गुजरात चले गए सर, ये ठीक नहीं है। एक ही मुद्दे पर रहिए ना। कानून बनाए, उनको वापस कैसे लिया? ये मुद्दे हैं देश के, इस पे बात करनी चाहिए इनको। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। ठीक है, आपका ये वर्जन है कि ये सब झूठ है। ठीक है, चलिए इस पर आगे बात करेंगे। मेरे सहयोगी अब सवाल करेंगे। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे भदौरिया सर कि जिस तरह से अभी तमाम राज्यों की राजनीति की बात चल रही है, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति की भी बात कर लेते हैं, जो कि एक स्विंग स्टेट के तौर पर आज देखा जा रहा है। और लगातार यहाँ पर भी जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है उस पर तो आपकी प्रतिक्रिया लेंगे ही कि कितना % तक आप सेटिस्फाई हैं उसको लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी सोचने वाली है कि लगातार बीजेपी इस बात का दावा तो कर रही है कि हम पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए
हुए थे, तो उस मंच पर लगातार जो तमाम दिग्गज नेता हैं, कुछ ऐसे नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी जो वहां पर मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या किसी अंतर खेले का संकेत मिल रहा है वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में हमारा बहुत अच्छा संगठन है और वो हमारे जो सहयोगी दल है बिल्कुल हमारे साथ, आपने देखा होगा हमारी सीट बंटवारे से लेके और चुनाव लड़ने तक हमारे बीच में कहीं भी कोई बात नहीं आई होगी। हमने मिल बैठ के जो अपना बीच में समझौता किया उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर फिर भी अजीत पवार जी का मंच साझा ना करना कुछ तो संकेत दे रहा है। नहीं, अजीत पवार जी का लास्ट मोमेंट पे चुनाव के मतदान से ठीक पहले मंच साझा ना करना कुछ तो संकेत दे रहा है, और ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है उससे आप कहां तक सेटिस्फाई? नहीं, बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज वहाँ सही चल रहा है और अभी तो शाम तक वहाँ की वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। और मंच साझा करने की बात यह है कि चुनाव चल रहा है, सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं, सभी मंच पे नहीं पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी जगह अपने अपने प्रचार में सबको जिम्मेवारी मिली है और अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो मंच पे वही लोग पहुंच पाते हैं जिनको वहाँ ऑथराइज किया है। तो इसलिए इन चीजों को मायना नहीं रखती। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हम सारी सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो तो ठगों का बंधन है। आपने देखा होगा जब तिहाड़ी की सरकार बनी थी किस तरह से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा था। इनका वित्त मंत्री, इनका गृह मंत्री एक दिन में 100 करोड़ की वसूली करवा रहा था। एक इनके कार्यकाल में एक छोटा सा अदनाना था सब इंस्पेक्टर पुलिस लेकिन का। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जो तोड़ कर कांग्रेस से एनसीपी से आप बंदे लेकर आए हैं, अब जनता कैसे समझेगी कि कौन उनका है कौन आपका है? सब आप लोग उन्हीं के खेमे से तो लेकर आ रहे हैं। देखो, जनता जानती है कि कौन विकास करने वाला है, कौन जो है ना परिवार की पार्टियां हैं। जब परिवार की पार्टी आएगी तो वो सिर्फ लूट करेंगी, और जो एक राष्ट्रवादी लोग आएंगे वो राजेंद्र सोनी जी, पारिवारिक जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ लूट करती हैं। देखिए, मैं क्या कहूँ कैप्टन साहब को, मुझसे उम्र में बड़े हैं और इस तरह की यूज कर रहे हैं। अरे सूट बूट और लूट की सरकार तो आपकी लूट है। महाराष्ट्र के अंदर और जो पूरे देश में आपका जो गठबंधन है ना, वो गठबंधन वो नहीं है। इसके बाद मनीष जी आ रहे हैं आपके पास। 2014 में 2018 में था। अब तो आपका जो गठबंधन है वो सबका सेपरेट है। देख लेना इन चुनावों के बाद में इंडिया गठबंधन की जब गवर्नमेंट बनेगी तो आपके जो सहयोगी दल है ना वो कांग्रेस के पास आ जाएंगे। आप मेरी बात लिख के ले लो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कैप्टन साहब, आप बात करो स्पष्ट मुद्दों की, लेकिन किसी की तरफ आप उंगली उठाते हो ना तो वो ठोस बात होनी चाहिए। क्या जिस परिवार को आप कह रहे हैं लूट की सरकार, आप ये देखिए एक सुदृढ़ बुनियाद हिंदुस्तान की एक विरासत मोदी जी को इस देश की सौंपी गई है। उस बुनियाद पे जो कुछ एक काम आपने किए हैं, उस काम के बिना पर आप अपने आप को इतना बड़ा स्वरूप बना रहे हो, ये निश्चित रूप से गलत है। मैं तो केवल अच्छा राजेंद्र सोनी जी, बीजेपी क्योंकि बड़े बड़े काम गिनवाती है, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, धारा 370 होगा, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहता है? क्या ये जो फैसले हैं, हाँ, इनको आप लोग चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग पूरा विश्वास के साथ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि जैसे ही आप लोग की सरकार बनेगी, अगर गलती से भी बन गई तो आप लोग ये जो बड़े बड़े फैसले सबको पलट देंगे क्या? देखिए, आज इस बात को मैं इस टीवी पे कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं, अधिकृत नहीं हो, लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। राम मंदिर की बात है, मैं खुद एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके जरिए भारतीय जनता पार्टी से कि जिस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर उन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया, आज उस राम मंदिर में दर्शन के लिए कितने लोग जा रहे हैं? आपको तो कुछ 100 लोगों की गिनती है। जाकर के आप अभी फोन करके वहां पे पता लगा लीजिए। क्योंकि ये संख्या कम क्यों हुई? क्योंकि देश की जनता समझ गई कि ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। ठीक है, धारा 370 की बात है। मैं फिलहाल आपकी इस बात से नहीं रखूंगी राजेंद्र सोनी जी। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं वहां पर, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि शुद्धिकरण की भी जरूरत है, तो क्या आप उनके बयान की तरफ अपनी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, शुद्धिकरण का है, मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
नहीं मैं कहा तो है सर, उन्होंने कहा है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो क्या पलटेगी क्या? जहां जहां जरूरी हुआ, देखो बदलाव है ना, बदलाव होना चाहिए। अगर कोई गलती कर दी मोदी जी की सरकार ने, तो ये अब गलती उसमें है, ये बदलाव करने फैसले की जरूरत गलती है हुई। क्या आपके लिए? गलती समझ रहे हैं यानी कि आप इन फैसलों को? मैं पर्टिकुलरली आपने दो चीजों की बात की, इसकी बात नहीं कर रहा। मैं हर एक उस फैसले की बात कर रहा हूँ। क्या इन्होंने नहीं पलटा? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 काले कानून बनाए किसानों के लिए, फिर वो वापस कैसे ले लिए इन्होंने? जब बनाए तब किसी से चर्चा नहीं करी, देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जब वापस लिया तब भी कोई चर्चा नहीं करी। इन्होंने वापस नहीं लिया। ठीक है, हर एक जो गलत चीज है उसको वापस लिया जाना चाहिए। ठीक है राजेंद्र सर, लेकिन लगातार कांग्रेस पर यह भी आरोप लग रहा है कि कम से कम जो सत्ता में पार्टी है उसके पास कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच वो लेकर जा रही है, लेकिन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो तो पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं था इसीलिए सत्ता पक्ष इतना ज्यादा मजबूत होता हुआ चला गया। देखिए ये कोई आपका सवाल है ना, आपका सवाल कोई वाइज सवाल नहीं है, ठीक है। ये जो आरोप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं ना, ये आरोप हम नहीं लगा रहे सर, ये आरोप हम लगा ही नहीं रहे हैं कि आप मेरे को बोले कि ये सही नहीं है। ये आरोप बीजेपी द्वारा ही लगाया जा रहा है, उसी पे हम आपका रिएक्शन ले रहे हैं। सुनिए, मैं विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ। मुद्दा क्यों नहीं है विपक्ष के पास? हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां है ना, वही हमारे पास मुद्दे हैं। हमारे पास मुद्दा है ना, हम कह रहे हैं कि काला धन आप वापस क्यों नहीं लेके आए? आपके गुजरात मॉडल का क्या हुआ? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी कह रहे हैं कि गंगा ने मुझे गोद ले लिया, तो वो 10 साल में गंगा को साफ क्यों नहीं करा पाए? बेरोजगारी एक मुद्दा है देश के अंदर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। जो किसान बच गए, मोदी के मंत्री उनको गाड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं लगातार। आप ये देखिए, जो बेटियां हैं हमारी, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, आज वो बेटियां इतनी असुरक्षित को है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से बेटियों पे अत्याचार हुआ, हमारी जो महिला पहलवान है, हमारी महिला पहलवानों पे जिस तरह से बदसलूकी की गई, उस बात का जवाब नहीं है। मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत है। आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी से बस एक लाइन में। बिल्कुल आपने देखा होगा, हम काला धन वापस ही ला रहे हैं। 152 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े उड़ीसा में हमने, और दूसरा झारखंड से इनका एक मंत्री अभी पकड़ा गया है जिसके घर से 50 करोड़ पकड़े गए हैं। ठीक है, ठीक है, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, ठीक है, समय की बाध्यता है, इस वजह से वरना आगे इस चर्चा को बढ़ाते। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि किसके काम बोलते हैं ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह से यूपी के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की है, आपको वो सुनवाते हैं। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह हैं। आइए नीरज सिंह से बात करें। सर, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के? लगभग 400 पार हमारा पूरे राष्ट्र में होगा और उसमें से 80 सीटें हमारे माननीय योगी जी की तरफ, माननीय मोदी जी के गुलदस्ते में जाएंगी और उन 80 सीटों में सबसे चमकता दमकता कमल हमारे लखनऊ से जाएगा। आज माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ हर एक जनता अपने को जोड़ रही है और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जो योगी जी ने काम किया है उसको भी जनता साधुवाद दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी मार्जिन के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की सीट भी हम जीतेंगे। 80 की 80 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश से 400 के उस संकल्प को पूरा करने में योगदान देंगे। तो देश में भी हैट्रिक लगेगी और लखनऊ में भी हैट्रिक लगेगी। निश्चित रूप से यह हैट्रिक का दोनों जगह लगने जा रही है और इसमें माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, पूरे चंद्रमा पर भी हमारा नाम अंकित करने का काम किया है, जनता उनके विजन और मिशन के साथ। ये थे हमारे साथ नीरज सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि देश में और लखनऊ में दोनों जगह हैट्रिक लगने जा रही है और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया गया, महिला सुरक्षा को लेकर काम किया गया और गरीबों की योजनाओं को चलाने का जिस तरह से काम किया गया और देश में मोदी जी द्वारा जिस तरह का काम किया गया, वो उसको देखकर देश की जनता और प्रदेश की जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है हैट्रिक लगाने के लिए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है और नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ।